ये कहाँ गया अनस? सर ने बुलाया बैग लेके, सो रहा था तो। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमने जो स्टार्ट किए थे, सॉरी, जो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। पहले ये टॉपिक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे। 2.10 डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। चलो बेटा सब लोग ध्यान दीजिए इधर। डाइलेक्ट्रिक क्या है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। ये क्या चीज होते हैं? दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल। ये एक किस्म के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं which does not allow the charges to flow through it। जो अपने अंदर से, है ना, चार्जेस को फ्लो होने नहीं देते, बट allows the इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से जाने के लिए। ऐसे मटेरियल, है ना, जो कि चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देंगे, है ना, मगर उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास हो सकता है ना। जैसे मैं बोलूंगा भैया ये मेरे पास एक मटेरियल है ना, ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, प्लास्टिक, लकड़ी, ऐसा किसी चीज़ से बना हुआ है। मैंने कहा कि देखो भैया यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, मैंने उसके पास एक निगेटिव चार्ज लाके रखा, निगेटिव चार्ज फट से इधर आके चिपक गया, यहाँ पर आके चिपक गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गई और उसने उसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नेट के साथ खेला होगा, आपने कागज़ लिया होगा, उसके ऊपर सिक्का रख के नीचे से मैग्नेट को ऐसे यूँ गोल गोल घुमाया ना, मैग्नेट को घुमाया होगा, जिसकी वजह से सिक्का भी इधर उधर घूम रहा होगा। आपने बोला देख जादू, छोटे बच्चे को बोला होगा, है ना, अपने आप सिक्का घूम रहा बोले, है कि नहीं? अब ऐसा है कि ठीक है, तुमने कागज़ लिए, अब मान लो वैसा ही पतली सी शीट तुम सिल्वर की ले लेते हैं, सिल्वर फॉइल की, ओरिजिनल सिल्वर फॉइल है, और तुम वो सिक्का रखते हैं और नीचे से मैग्नेट को तुम यूं यूं घुमाएंगे, सिक्का अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। बोले ऐसा क्यों, अब क्या फ़र्क आ गया? तो बोले जो नीचे जो सिल्वर फॉइल आपने जो रखे ना, उसने मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने नहीं दिया, इसीलिए वो छोटा सा पतली सी दीवार वो छोटे से सिक्के को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। वहीं कागज़ ने मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने दिया। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देते हैं और वो सामने वाली चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएगा, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल पास नहीं होने देते। वैसा ही हाल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसे हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देंगे, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम बात उनकी कर रहे हैं कि जो चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं करेंगे, चार्ज इधर से उधर जा नहीं पाएगा, जाएगा क्या? नहीं, है ना, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है। मतलब वो जैसे ही मैं एक नेगेटिव चार्ज लाके रखूँगा, फट से आगे चिपक जाएगा, है ना, ये इसके अंदर आगे मिलेगा नहीं उससे, वहीं जाके वो चिपक जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है बेटा डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जनरली दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। एक होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है। पहले मैं दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा मैं उसके बारे में।
पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक? पोलर डाइलेक्ट्रिक आर those dielectric material are those dielectric material in which center of gravity of positive charge does not, खोलो दरवाजा, does not coincide with, जो सबसे लास्ट में आएगा ना उसने दरवाजा लगा देना ऊपर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अमजद मुझे पेन में इंक चाहिए, दे रहा 2 मिनट में। और फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स जो दिए गए हमको, H2O, HCl, N2O, etc. फिर उसके बाद आती है बारी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। non-polar dielectric, non-polar dielectric are those dielectric material, non-polar dielectric are those dielectric material in which center of gravity of positive charge coincides with center of gravity of negative charge। एग्जाम्पल में O2, H2, CO2 etc। लो अमजद, तीनों पेन में एक बार तो सब ड्राई हो गए। चलो लिखो बेटा। अमजद पहले मेरा काम कर दो, बहस करना जरूरी है। चलो इधर है ना, है उसमें इन्वॉल्व है अभी। अब देखो बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है H2O का, है ना। अगर मैं H2O की बात करूं तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है। जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं एक ऑक्सीजन का एटम लेता हूं, उसके साथ अटैच ये हाइड्रोजन का एटम लेता हूं। आपको मालूम है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और यहाँ रहेगा उसका न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है, इजंट इट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, बोलेंगे भैया 8, मतलब उसके अंदर 8 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना, और 8 नेगेटिव चार्जेस, जिसमें से नीचे अंदर में 2 रहते, आउटर ऑर्बिट में 6 रहते। ठीक है, अंदर के ऑर्बिट में 2 होंगे कहीं तो भी, आउटर ऑर्बिट में 6 होंगे। तो देखो 2 तो इधर आ गए, 1 2, है ना,
3 4, थोड़ा सा दूर रहेगा ये, 3 4 5 और ये 6। ओके, अब ऐसा है बेटा, देखो सिंपल सी बात ये है, तुमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पढ़े, उसमें तुमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें तुमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़े थे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ पर 2-3 ऐसे मासेस यहाँ पर जो है कि नहीं, तो ये मास 10 किलो का है, ये भी मास 10 किलो का है, तो आप बोलेंगे ये ऐसा बिहेव करेगा कि यहाँ पर कोई एक दूसरा मास है सर्टेन वैल्यू का, है ना, उसका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ को बैलेंस कर रहा हूँ, है ना, मैं देखता हूँ यहाँ एक पर्टिकुलर इतना यहाँ से निकला हुआ है, ये ऐसा, और ये एक ऐसा निकला हुआ है, मान लो, है कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि देखो अगर सपोज करो कि इस मास के वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसा गोल घूम गया, ये ऑब्जेक्ट ऐसा गोल घूम गया, मैं पूछूंगा ऐसा क्यों गोल घुमा, क्योंकि आप बोलेंगे इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास इधर था, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर था, जिसने नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स फील किया और उसने क्या कर दिया, उनको झुका दिया। तो ये सिंपल सी अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, है ना, मगर उनका रिप्रेजेंटेटिव हम ऐसा मान के चलते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ये यहाँ पर होगा, सेंटर में होगा इधर। आपको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था, क्लाउड्स के बारे में बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि भाई मान लो कि भैया ये ऐसे कई सारे पार्टिकल्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन में, और ये इधर आगे जा रहे हैं, इधर आगे की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स कितना आगे सरका, तो एक एक पार्टिकल को चेक करूँगा, बता तू कितना आगे सरका, तू कितना आगे सरका, सबका तो अलग अलग होगा ना। आप क्या चेक करेंगे, इनका एक सेंटर ऑफ मास देखेंगे, आप देखेंगे वो सेंटर ऑफ मास क्या है, कितना आगे सरका, वो जो सेंटर ऑफ मास आगे सरकेगा आप बोलेंगे वही पूरा क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट है, क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बाकी सभी पार्टिकल्स की का एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसा वो बिहेव करेगा हम मानेंगे बाकी वे भी ऐसा ही बिहेव करेंगे, है ना। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, मान लो कोई स्ट्राइक पे गए, मान लो आप लोग ने स्ट्राइक पे चले गए, बोले हमारे को जब तक एसी लगाते नहीं हम क्लास अटेंड करते नहीं, है कि आपने अपना एक लीडर चुन लिया, है ना, मान ले दानियाल को चुन लिया तुमने, तुम्हारा लीडर है कि नहीं। अब ऐसा है कि दानियाल जो आगे मुझे बोलेगा वो क्या रहेगा, पूरा आप लोगों के हिसाब से रहेगा, पूरा आप लोगों के वर्ड्स रहेंगे, है ना। दानियाल बोला कि भाई हम स्ट्राइक ख़त्म नहीं करते जब तक एसी लगाते, है ना, तो मतलब आप लोग भी ख़त्म करने वाले नहीं। मैंने उसको दिया भाई तू देख चॉकलेट रख ले, है ना, है कि नहीं, तू थोड़ा सा कर ले अरेंज, तो ठीक है सर हम लोग स्ट्राइक ख़त्म करते, है ना। अब तुम दानियाल ने तुमको ठीक है देखो कैसा है कि अभी लगी जाएंगे, सर बोल रहे आश्वासन दे रहे 1-2 दिन का, 1-2 साल से, तो तो लगी जाएगी ऐसी, तो वो मत दो उसका, है ना। तो अब ठीक है चल तू बोल रहा था तेरी बात मान लेते, तो ये अकेला पूरे उसका क्या हो जाए रिप्रेजेंटेटिव, जैसा वो बिहेव करे वैसे। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, ये एक अकेला पूरे इसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम वैसे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज हम मान के चलेंगे, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहे हैं जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ना, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या समझ लो सेंटर ऑफ मास पकड़ लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज का, वैसे ही नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आ जा रहा। तो तुम देखेंगे यहाँ पर एक इलाके में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा क्या रहा, नेगेटिव चार्ज आ रहा, और वो पॉजिटिव चार्ज और वो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एक पर्टिकुलर फासले से आ जा रहे हैं, उनके बीच में क्या आ जा रहा है, डिस्टेंस आ जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया ना उनके बीच में। और जब दो इक्वल वैल्यू के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक पर्टिकुलर फासले से रहते हैं, वहाँ क्या बनता है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। तो तुमने डायपोल बात की बात है, मगर यहाँ पर तुमने देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि तुमने क्या नोटिस किया, यहाँ पर इस चीज़ में नोटिस करने वाली बात क्या थी, नोटिस करने वाली बात यह थी कि शुरू से यहाँ पर एक इलाका पॉजिटिव चार्ज का, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का, और एक इलाका पूरा नेगेटिव चार्ज का बन गया, और उसमें थोड़ा सा फासला आ गया, तो एक डायरेक्शन क्रिएट हो गया, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, है ना। तो उसमें हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया, पोलर मतलब उसमें डायरेक्शन क्रिएट हो गया, इधर रीजन पॉजिटिव चार्ज का, उधर का रीजन नेगेटिव चार्ज का।
मगर मैं कहूँगा आप एग्जाम्पल इमेजिन करो, आप O2 H2 सबसे आसान है वो देखता हूँ मैं। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसने कंबाइन किया दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के एटम के साथ, और उन्होंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, है ना। अगर तुमने देखे ये पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं आएगी। तुमको लग रहा है एक पूरा लाइन में आ गए, है ना, पूरा एक ही लाइन में आ गए। मैं बता कौन सा इलाका है जो पॉजिटिव चार्ज का है और कौन सा इलाका है जो नेगेटिव चार्ज का है सिर्फ। तो कोई एक ऐसा बता सकते हैं कि इधर साइड पूरा पॉजिटिव, इधर साइड पूरा नेगेटिव, ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ पे, है ना। इधर भी देखो तो पॉजिटिव नज़र आ रहा, इधर भी देखो तो पॉजिटिव नज़र, तो कोई एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, कोई एक डायरेक्शन में नेगेटिव नज़र आ रहा क्या? नहीं आ रहा। अब अगर यहाँ पर कोई एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, कोई एक डायरेक्शन में नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा, तो इसको ऐसा बताते हैं कि भैया यहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, या ऐसे मटेरियल को कहा जाता है कि ये नॉन पोलर, इसने अपना डायरेक्शन क्रिएट नहीं किया है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। आई बात समझ में आपको? पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्जेस एक साइड जमा हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव चार्जेस एक साइड जमा। जनरली ऐसी जगह होता है जो कॉम्बिनेशन एक हैवी और लाइट एटम का होता है ना। देखो तुम खुद देखो, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले लाइट है ना, HCl है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट माना जाए। ये थोड़ा सा एक अलग केस आ जाता, आप बोलेंगे सर यहाँ तो ज़्यादा फर्क नहीं, 7 और 8 का ही है ना ये सिचुएशन, मगर N2 है ना, 2 है यहाँ पर, तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन के मुकाबले। तो ऐसा है कि यहाँ बैलेंस नहीं होता, यहाँ पर जनरली ऐसे एटम्स होते हैं, जनरली कहा जाएगा कि भैया यहाँ पर इक्वल लेवल की क्वांटिटीज़ होती है। खैर यहाँ पर आपको बोलेंगे सर यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो 6 और 8 आ जा रहा। खैर ये ज़्यादा चीज़ जो डिटेल है ये केमिस्ट्री में आता, अक्सर कई सारी चीज़ आती है जिसमें एक्सेप्शन फैक्सेशन भी आ जाते हैं, कई सारी चीज़ें, है ना। खैर हम जो बात करेंगे अभी तुम्हारे लिए जो है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेट पहले अंडरस्टैंडिंग कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक ऑलरेडी एक साइड में पॉजिटिव चार्ज की ग्रेविटी रहती है, मतलब क्या बोलना चाहिए, मेजॉरिटी रहती है, और एक साइड में नेगेटिव चार्ज की मेजॉरिटी रहती है। और नॉन पोलर में कोई एक भी साइड में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबकी क्या होती है, प्रॉपरली कोइंसाइड होती है, यहाँ पर कोइंसाइड नहीं होती, है ना। अब ऐसा है कि देखो सिंपल देख सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ रहा है, ये अलग अलग जगह पे आ गया, है ना, यहाँ कोइंसाइड नहीं हो रहे। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग ने देखे। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसके एग्जांपल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तुमको MCQs में 1 वर्ड में इसमें जो है चीज़ों में ये क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। नीट में भी जैसा एक आध MCQ बाय चांस, मुझे डाउट कम है लगता, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है ये और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मौजूद है, मगर निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता हो तुम जिस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे को पहचानते, हर कोई जानता है कि इसको निगलेक्ट करते कई लोग इतना डिटेल में MCQ के हिसाब से, नीट के हिसाब से फोकस नहीं करते, तो हो सकता है यहीं से कुछ उठा कर दे दे आपको। जैसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के साथ होता था, सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में निगलेक्ट किया जाता था, धड़ाके से दन करके 2-3 साल से आ गए क्वेश्चन उसके पास, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका, लिख लीजिए, लिख लो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। फिर अगला पॉइंट जो आएगा हमारा वो है पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम समझेंगे बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें सबसे पहले मैं लूँगा आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर। पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो मैंने यहाँ देखा ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और
कोई एक पोलराइज्ड नहीं है, इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सॉरी पोलराइज्ड है बट कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब अलग अलग डायरेक्शन में बिखरा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा, फिलहाल ये एक डायइलेक्ट्रिक मटेरियल है, दो मेटल प्लेट्स के बीच में है। अभी फ़िलहाल मेटल प्लेट चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, न्यूट्रल है, इमेजिन कर लो। और मैं आपसे पूछूंगा, ज़रा बताओ तुमको नज़र आ रहा है कोई एक साइड में सब पॉजिटिव बिखरे हुए हैं और एक साइड में नेगेटिव है, ऐसा कुछ है क्या अरेंजमेंट? नहीं, सब रैंडम है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ। फिलहाल ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहली सिचुएशन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसी है? 0 है। अब सेकंड सिचुएशन में आपको क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, कि अब ये मेटल प्लेट्स जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जो पहले भी थे मेटल प्लेट्स, है ना, इनको मैं दे दूँगा पॉजिटिव चार्ज। ये मेटल प्लेट्स पे आ गया पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और ये मेटल प्लेट्स पे आ गया पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज। ये बी सेक्शन। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने के वजह से ऑफ कोर्स यहाँ होने क्या वाला है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इस तरह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, है ना। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपने अंदर से जाने देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मुतासर होकर क्या होगा कि ये जो मटेरियल्स थे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स थे, जो डाइपोल्स तैयार हुए थे, डाइपोल्स, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक फासले से, क्या ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल्स। डाइपोल्स में ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन का मतलब एडजस्टमेंट, है ना, और उनमें एडजस्टमेंट ऐसा होगा कि वो सभी तो नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादातर, है ना, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा है। ये दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बहुत अच्छा है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 100 के 100 इधर आ जाएंगे, है ना। मान लो कि भाई आपको कोई बंदा मोटिवेट करने आए, आप चाहते भी अच्छे से मोटिवेट होना, आप अच्छे फोकस से सुन रहे सारी बातों को, बंदे ने मोटिवेट भी अच्छे से किया, तो 100 में से 99 लोग मोटिवेट हो गए, पढ़ने लग गए, है कि नहीं? मगर मान लो रियलिटी अलग है ना, ठीक है भाई, बंदा सामने वाला कितना भी अच्छे से मोटिवेट कर, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे उस पर, तो फिर क्या करेगा, है ना, तो वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे, है ना। या फिर चलो मान लो तुम मोटिवेट होने तैयार है अच्छे से, मगर सामने वाले ने कोई अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी ही नहीं, तो फिर तब भी मोटिवेशन नहीं होगा। तो वैसे ही डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इनमें होगा ओरिएंटेशन। और अब मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पर जो डाइपोल्स है उनका अरेंजमेंट ऐसा हो गया, देखो दा, डाइपोल्स में अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाता है ना। अब इन्होंने डाइपोल ने, सब लोग देखो डाइपोल्स ने अरेंजमेंट इस तरह से कर दिए। तुमको नहीं लगता डाइपोल्स ने अब अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की होंगी? मान लो ई डैश, है ना, डाइपोल्स ने क्या किए होंगे, अब खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए होंगे ई डैश, है ना, जो कि उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको अपोज करने वाली डायरेक्शन में है, क्योंकि सबके डाइपोल्स का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव इस साइड में है और नेगेटिव इस साइड में। अब इस तरह का अरेंजमेंट जो है, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हुआ है पोलराइजेशन। यहाँ क्या हुआ है? पोलराइजेशन। मतलब उन्होंने अपने आप को ओरिएंट किया इन द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपने आप को एक सीधे एक डायरेक्शन में लेकर आ गए, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ये सब के सब क्या था, है ना, ये पहले बिखरा हुआ था, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, मगर अब सब क्या हो रहे हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में आ रहे हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा 100% हो जाएगा क्या? नहीं, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कितना परसेंट हुआ, कितने हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ हुआ है पोलराइजेशन। अभी मैंने पोलराइजेशन किसका बताया? एक पोलर डाइलेक्ट्रिक का। अब हम देखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी कैसे होता है पोलराइजेशन। तो देखो,
अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, तो मेरे पास ये एक अगेन ब्लॉक है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, मगर ये नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर होने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसी है बेटा? सेम है, सेम लाइन में आ रही है। यानी किसी एक डायरेक्शन में तुमको पॉजिटिव चार्ज और किसी एक डायरेक्शन में तुमको नेगेटिव चार्ज आता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये पहली सिचुएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ज़ीरो थी। ये वाली सिचुएशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो के बराबर नहीं है। ये फिर से वही सिचुएशन आ गई। अब आगे क्या करने वाला हूँ मैं कि भैया यहाँ पे ये जो मेटल प्लेट्स आपने साइड में जोड़े थे इनको मैं चार्ज कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अब इससे सिचुएशन क्या डेवलप हो गई कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई यहाँ से। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होने के वजह से क्या होगा? इनमें पोलराइजेशन होगा। इसके नेगेटिव चार्ज राइट साइड में खींचे जाएंगे, मतलब मेरा राइट आ रहा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब सिंपली नेगेटिव चार्ज जो है डायपोल्स के या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, वो आपके पॉजिटिव बाहर के एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लेफ्ट साइड में, मतलब मेरा लेफ्ट है, नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचे जाएंगे। तो अब ये अरेंजमेंट बिल्कुल फिर से ऐसा बन जाएगा कि मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, है ना? फिर से यहाँ पर क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया, है ना? अब ऐसा है कि ठीक है, इससे क्या हुआ? ये ई डैश, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, है ना? तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर पोलराइजेशन अपना जनरेट कर लिया। ठीक है, लिख लीजिए, पूरा बना लीजिए डायग्राम। लिखना मत, डायग्राम बना लो। लिखने के लिए थ्योरी है वहाँ पर, नोट्स में दी गई आपको अच्छे से, उसमें का लिख लेना। फिर ये जो पोलराइजेशन हुआ है इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि पोलराइजेशन क्या है। फिर यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ उसे, उसको दो डेफिनेशन है यहाँ पे पोलराइजेशन। एक आता है पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ है, इसका सबका वेक्टर सम कर डालो। ये एक होगा डेफिनेशन इसका। और ज़रा डिटेल डेफिनेशन अगर कहा जाए, थोड़ा ये डिटेल है अगला वाला। पोलराइजेशन इज़ द अमाउंट of induced surface charge per unit area at right angle टू अप्लाइड। ये राइट एंगल से रिलेटेड मुझे पॉइंट सही नहीं लग रहा, बट फिर भी लिख देता हूँ, है उसमें डेफिनेशन में। तो अप्लाइड, आपने ये वाला मत चुनना, ये डेफिनेशन मत लिखना, मुझे सही नहीं लग रहा है डेफिनेशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट एंगल वाला पॉइंट मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ऊपर।
राइट एंगल कैसा। खैर आप पहले वाले डेफिनेशन पे ही फोकस करो। तो टोटल चार्जेस जो पोलराइज हुए हैं पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो टोटल चार्जेस है ना, जो पोलराइजेशन को P से इंडिकेट किया जाता है। तो टोटल चार्जेस दैट गॉट पोलराइज्ड पर यूनिट एरिया, इसको आप सिग्मा P करके कहते हैं, उसे कहा जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे मैंने आपको कहा था। और फिर उसमें आती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको काय से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स नहीं है, ये काय, CHI काय। तो ये जो काय है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये काय आपको और आगे भी आएगा, मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी आएगा, मगर वहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है ना। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टेंस, एक्शन पे रिएक्शन देना, है ना। अब जैसा अगर मेडिकल टर्म्स में अगर कोई डॉक्टर बोलेगा कि ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेंस है, ससेप्टेंट है टू डिजीज़, मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ तो इसको भाई बीमार पड़ जाते हैं, है ना। ही इज़ वेरी ससेप्टेंट टू सीजनल चेंजेस, मतलब सीज़न बदला कि भैया भाई ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, मतलब थोड़े से भी चेंजेस पे या एक्शन पे रिएक्शन दे देना, है ना। किसी के भाई बंदे को थोड़ा सा कुछ बोला तो वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेंस है, उसी में ससेप्टेंस क्या है, ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। किसी को कुछ भी बोलो शर्म फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो भाई उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, कम है कि। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब ये हुआ हमारा ससेप्टिबिलिटी का पार्ट। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रहे हो, उसमें डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, पोलराइज हो। हम ये चेक कर रहे हैं कि भैया इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने पे कितना डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ। इसका जब मैं रेशियो लेता हूँ तो उसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। एंड इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इक्वेशन को देख कर ही पता चल रहा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ P/E, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पोलराइजेशन, मैं गलती से बोल दिया। पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डिवाइड करके देखो, जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका ससेप्टिबिलिटी। लिख लो, हाँ लिख लो, बट उस पर फोकस मत करना, कुछ पढ़ना मत उसको, इसके हिसाब से देखो। हुआ? एक मिनट, पिछली बार बता। अबे कहाँ है, क्या लिखा रे भाई तूने? लिखाया तो मैंने बहुत था, ये देख रहा था मैं। रहने दे, 2 मिनट रुक जा। चलिए, अगला पॉइंट जो मुझे लेना है दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद होगा आपको, मैंने कहा था एकदम, मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा ये बारे में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है करके एक्चुअल में, है ना। जब मैंने कूलम्स लॉ लिया था तभी बताया था। अब देखो इस चीज़ को लेकर, अब देखो ये मेटल प्लेट्स आप इमेजिन करिए, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये निगेटिवली चार्ज्ड है। फिलहाल आपको क्या नजर आ रहे हैं कि बीच में क्या मीडियम होगा, एयर या फिर वैक्यूम, है ना। एयर या फिर वैक्यूम आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब मान के चलो कि इसने यहां पर इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया उसे मैं एयर को सिर्फ E से रिप्रेजेंट कर देता हूं।
जब दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था सिवाय हवा के, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई थी वो क्या है बेटा, ई एयर से मैं उसका नाम दे रहा हूं। अब ऐसा है, फिर मैंने क्या किया, सेकेंड सिचुएशन में जो आपको नजर आ रहा है, मैंने बीच में डाल दिया उनके डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ये आ गया उनके बीच में क्या बेटा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आ गया। आपको मालूम है कि देखो ये जो ई है, ये जो मेटल प्लेट ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया उसकी असल वैल्यू क्या है, ई है। तो ये तो अभी भी जनरेट करेगा, वो अपनी असल कुव्वत के हिसाब से, अपनी असल एबिलिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, नो डाउट। अब हुआ क्या यहाँ पे, मैं देखता हूँ कि अंदर तैयार हो जाते हैं यहाँ पर क्या बेटा, डाइपोल्स। थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखे थे, यहीं पर वो क्या है दिख रहा है ना, यहाँ पर तैयार हो गए डाइपोल्स। इन डाइपोल्स ने क्या किया, अपना खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर डाला, है ना। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछली बार लिया था मैंने, ई डैश। अब आपसे मैं पूछूंगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद अब जो नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है। आप कहेंगे सर वो है ई माइनस ई डैश, ई माइनस ई डैश। अब ये है नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कि मैं ये जानता हूं कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो बिहेव कैसा करेगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल है तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डाइपोल्स जनरेट कर देगा। बहुत ज़्यादा डाइपोल्स जनरेट कर देगा तो अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ई माइनस ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कोई डाइपोल ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं है तो वो कम डाइपोल जनरेट करेगा। अगर वो कम डाइपोल जनरेट करेगा तो ई डैश की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। ई माइनस ई डैश यानी कि ई डी, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अब जब मैं क्या करता हूँ, कोई भी इस तरह के अरेंजमेंट में मैं ये देखता हूँ, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालता, खाली हवा रहती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती थी, तो बोले ई, है ना, ई एयर बोल देता हूँ। चलो अभी का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई डी। तो अब ये जब मैं कैलकुलेट करके देखता हूं तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट असल में है क्या, देयरफॉर के क्या है यहाँ पर, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू oppositely charged metal plates without dielectric and with dielectric, विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो रेशियो आता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो ये था कंसेप्ट बिहाइंड द डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब 12 का है ना आज का टाइम से, ठीक है। फिर बाकी का मैं कर लूँगा क्योंकि वो कंडक्टर जो है वो मुझे 5 ही मिनट बचा है, वो मैं चीज़ कल स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है।